में हम देख रहे होंगे कि हमारे पास पोर्ट प्रोटोकॉल, नेटवर्क सर्विसेज एंड साइबर थ्रेड्स क्या चीज़ होती हैं, इनको हम एक एक करके अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल एंड हमारी जो चीज़ें नेटवर्किंग में यूज़ होती हैं हम इनको देख रहे होंगे। लास्ट क्लास के बाद हमारा है अभी सबसे पहले कि नेटवर्क में जो कम्युनिकेशन होती है वो कैसे होती है। साइबर अटैक को अंडरस्टैंड करने से पहले स्टूडेंट्स को पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारी जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है एक नेटवर्क के अंदर वो कैसे होती है। हर वेबसाइट, हर एप्लीकेशन, ईच एंड एवरी आपकी ईमेल एंड वीडियो कॉल जो है, ये ऑनलाइन गेमिंग, ये कैसे हर प्रोटोकॉल पे डिपेंड करती है, पोर्ट पे डिपेंड करती है, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, ये सारा कुछ आज हम इसमें देख रहे होंगे। तो साइबर सिक्योरिटी में हमारे जो मोस्ट अटैक्स हैं वो टारगेट करते हैं आपकी वीक सर्विसेज को, एक्सपोज पोर्ट को, मिसकन्फिगर प्रोटोकॉल को और वनरेबल सिस्टम को। ठीक है, अब ये चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये क्या होती हैं। हमारी वीक सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो ओल्डर वर्जन में चल रही हैं, आउटडेटेड चल रही हैं, ठीक है, और उनकी कन्फिग्रेशन वीक है, वो सारी सर्विसेज जो हैं या इजीली एक्सप्लॉयटेबल हैं, वो सारी सर्विसेज हमारे पास वीक सर्विसेज में काउंट होती हैं। एक्सपोज पोर्ट, वो पोर्ट्स जो हमारे सिस्टम की ओपन होती हैं और इंटरनेट पे एक्सपोज हो जाती हैं किसी ना किसी तरह, उनको हम एक्सपोज पोर्ट्स में काउंट करते हैं। इससे नेक्स्ट हम पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे। देन है हमारे मिसकन्फिगर्ड प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल जिनकी कन्फिग्रेशन अच्छे से नहीं की गई, वो प्रोटोकॉल जो हमारे पास मिसकन्फिगर्ड है, वीक कन्फिग्रेशन के साथ है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के साथ हैं, वो सारे हम इसमें देख रहे होंगे। एंड आल्सो वनरेबल सिस्टम, ऐसे सिस्टम जिनमें वनरेबिलिटीज़ हैं, जिनमें वीकनेस एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम कैसे हैक कर सकते हैं। अ सिक्योरिटी प्रोफेशनल हु डज नॉट अंडरस्टैंड नेटवर्किंग फंडामेंटल कैन नॉट प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट थ्रेट, एनालाइज लॉग, डिटेक्ट malicious ट्रैफिक और सिक्योर सिस्टम। आपका कोई भी ऐसा पर्सन जिसको नेटवर्किंग का ही अच्छे से नॉलेज नहीं है, वो इनमें से किसी भी चीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। वो नेटवर्क एनालिसिस नहीं परफॉर्म कर सकता, नेटवर्क ट्रैफिक को नहीं देख सकता। तो ये सारा कुछ हमारे पास नेटवर्किंग में आ जाता है। ठीक है, तो नेटवर्किंग इज़ द फाउंडेशन, ये मैंने शायद लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी। और अटैकर एंड डिफेंडर बोथ ऑपरेट थ्रू नेटवर्क। अब देखें ना, अब हमें ये नहीं होता कि हमने किसी का जाके फिजिकली सिस्टम हैक करना है या फिजिकली उनका सिस्टम स्टील करके लेके आना है, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं कि हम अब नेटवर्क के थ्रू ही अटैक कर रहे होते हैं चीज़ों पे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोर्ट्स की। अच्छा, पोर्ट्स के हैं दो कॉन्सेप्ट। एक आपको पता है कि एक होती हैं हमारी फिजिकल पोर्ट्स जो हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्टेड होती हैं ना, लाइक हमारी यूएसबी पोर्ट। इसके अलावा हमारी जो दूसरी पोर्ट्स होती हैं, लाइक एक यूएसबी वाली होती है, उसके अंदर एचडीएमआई पोर्ट होती है, चार्जिंग पोर्ट होती है, नेटवर्क की पोर्ट होती है। तो ये सारी हमारी एक फिजिकल पोर्ट्स होती हैं। इसके अलावा एक होती हैं हमारी लॉजिकल पोर्ट्स। लॉजिकल पोर्ट्स क्या होती हैं? अ पोर्ट इज अ लॉजिकल कम्युनिकेशन एंड पॉइंट यूज्ड बाय द एप्लीकेशन एंड सर्विस ऑन अ डिवाइस। अब इसको यूज़ कौन कौन करती है? एक आपकी ऐप या एप्लीकेशन यूज़ करती है और दूसरी आपकी सर्विस यूज़ करती है। अब क्या होता है, लेट्स से आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि पोर्ट्स आर द डोर्स। ठीक है, हमारे सिस्टम के जो डोर्स हैं जिसके थ्रू हमने किसी दूसरे सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन करनी है। एक ऐसा रास्ता है जिससे हमारा सिस्टम दूसरे किसी और सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकता है। और इनकी अगर हम नंबर की बात करें तो आपके सिस्टम में 02655 35 टोटल पोर्ट्स होती हैं। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल पोर्ट्स हैं, नॉट फिजिकल पोर्ट्स। अब हर सर्विस जो है या हर पोर्ट जो है वो एक सर्विस के साथ एसोसिएट होती है। लेट्स से मेरे सिस्टम में व्हाट्सएप चल रही है, तो व्हाट्सएप क्या होगी, मेरी व्हाट्सएप जस्ट एक पोर्ट के साथ 655 पोर्ट के साथ मेरी व्हाट्सएप एसोसिएट होगी। तो जितनी भी व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन है वो सिर्फ इस एक पोर्ट के साथ हो रही होगी। ठीक है, और ये जितनी भी अदर सर्विसेज चल रही हैं, लेट्स से गूगल चल रहा है मेरा, यूट्यूब चल रही है, फेसबुक चल रही है, तो हर सर्विस एक पोर्ट के साथ, एक डिफरेंट पोर्ट के साथ कनेक्टेड होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर हम अपने मेरे सिस्टम की अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो मैं अपने सीएमडी में आ जाता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नेट स्टैट। ठीक है, हम इन कमांड्स को भी बाद में देखेंगे नेटवर्किंग में। जैसे ही मैं नेट स्टैट की कमांड लगाता हूँ, आप एक चीज़ देखें कि मेरे सिस्टम में एक आईपी एड्रेस आ रहा है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसके साथ एक स्पेसिफिक नंबर आ रहा है। लेट्स से 51554115 आ रहा है, एक में 62258 आ रहा है, एक में 49678 आ रहा है। आप देखिए किसी का भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये स्पेसिफिक नंबर क्या है? ये स्पेसिफिक नंबर मेरे पास पोर्ट नंबर है।
ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम आगे जाके स्कैनिंग में भी यूज़ कर रहे होंगे, तो ये आपका पोर्ट नंबर है, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, आईपी एड्रेस क्या आइडेंटिफाई करता है कि आपका कंप्यूटर कौन सा है या आपका जो सर्वर है वो कौन सा है, और पोर्ट आइडेंटिफाई करती है वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन या सर्विस जो उस पर चल रही है, जो उस पर यूज़ की जा रही है। ठीक है, अब इसके हम कॉमन एग्जांपल की बात करें तो जब आपका ब्राउज़र कम्युनिकेट करता है तो वो पोर्ट 80 एंड पोर्ट 443 पे कम्युनिकेट करता है। पोर्ट 80 पे आपकी HTTP की ट्रैफिक चलती है और 443 पे HTTPS की ट्रैफिक चलती है। इन सर्विसेज की आगे जाके हम डिटेल डिस्कस करते हैं। ठीक है, इफ़ एन ईमेल इज सेंड कम्युनिकेशन में हैपन थ्रू SMTP। SMTP एक मेल के स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम SSH की बात करें, रिमोट एक्सेस लेने की बात करें हम किसी सिस्टम की, तो वो कनेक्ट होता है आपकी पोर्ट 22 पे। तो हर सर्विस या हर प्रोटोकॉल एक डिफरेंट पोर्ट यूज़ कर रहा होगा। अगर हम पोर्ट रेंज की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आती हैं वेल नॉन पोर्ट्स। वेल नॉन पोर्ट्स में वो पोर्ट्स जो स्पेसिफाइड हैं, जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड हैं आपके सिस्टम के साथ। ठीक है, आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से, या जो इंटरनेशनल स्पेसिफाइड होती हैं वो होती हैं हमारी वेल नॉन पोर्ट्स, उनका नंबर या उनकी रेंज है 0 to 1023। ठीक है, और मेजर सर्विसेज और प्रोटोकॉल यही यूज़ करते हैं। मैंने आपको HTTP का बताया तो 4080 ये यूज़ करती है और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। 443 आपकी HTTPS चलती है, 22 SSH चलती है, 53 हमारी DNS चलती है। इसके बाद देन होती हैं हमारी रजिस्टर्ड पोर्ट। रजिस्टर्ड पोर्ट क्या होती हैं कि जो एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर वेंडर के साथ स्पेसिफाइड होती हैं। जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस का आप पूछ रहे हो उनकी पोर्ट वेंडर स्पेसिफाई करता है। लेट्स से मेरा सिस्को है, सिस्को ने स्पेसिफाई कर दिया कि जो सिस्को की एप्लीकेशन है वो 46625 हाँ 46625 की पोर्ट को यूज़ करेगी, तो वो इसी को यूज़ करेगी 49151 की रेंज में, 1024 से 49151 की रेंज में। जो इससे आगे की सारी पोर्ट्स होती हैं वो डायनामिक पोर्ट होती हैं कि वो टेम्परेरी किसी भी कम्युनिकेशन सेशन को दो सर्वर के दरमियान कोई भी पोर्ट असाइन हो जाएगी, उसके थ्रू वे कम्युनिकेट करेंगे। जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उस कम्युनिकेशन के बाद वो उसको क्लोज कर देंगे, उस कनेक्शन को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये पोर्ट्स थी। अब पोर्ट्स पे हो चलते हैं दो प्रोटोकॉल। वैसे हम इनकी बात पीछे कर चुके हैं लेकिन हम इनको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। TCP UDP, आप देखेंगे कि 22 पे हमारी जो प्रोटोकॉल उस पर चल रहा है या वो TCP में होगा या UDP में होगा। पोर्ट नंबर उसके साथ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल जो बताते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे होगी, ये डिफरेंस याद रखिएगा। TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कि आपकी बेसिकली जो ट्रांसमिशन है उसको कंट्रोल करने वाला। और ये दोनों प्रोटोकॉल हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल होते हैं, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। TCP क्या है? इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड क्या है? लेट्स से कि मेरा एक सिस्टम यहाँ पे है, इट वांट टू कम्युनिकेट हेयर, तो TCP क्या करेगा, यहाँ से एक रिक्वेस्ट लेके जाएगा नेक्स्ट सिस्टम के पास और उधर से रिस्पॉन्स मिलेगा, मिल गया। जब रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो इनके दरमियान एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा। इट इज़ कॉल्ड अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ठीक है, जब मुझे नेक्स्ट पर्सन से रिस्पॉन्स मिल गया तो मैंने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, मेरी जितनी भी कम्युनिकेशन होगी वो सारी की सारी यहाँ से होगी। ठीक है, तो ये है मेरा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। अब इसके कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, एक 3-वे हैंडशेक यूज़ करता है। अब 3-वे हैंडशेक क्या है? 3-वे हैंडशेक की अगर हम बात करें तो मैं आपको जस्ट एक इंस्टेंस के लिए मैं आपको एक टैब पे लेके जाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊँगा 3-वे हैंडशेक TCP। कोई भी डायग्राम है हम एक खोल लेते हैं फॉर इंस्टेंस। ये है हमारे पास TCP का 3-वे हैंडशेक। अपनी इमेज में ला के हम इसको पेस्ट कर देते हैं। नहीं जी, हमारे पास आ गया अब एक 3-वे हैंडशेक। अब 3-वे हैंडशेक में क्या होता है, जो पहला पैकेट सेंड किया जाता है, मैं किसी के साथ कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ तो वो सिंक होता है। मैं अगले बंदे से पूछता हूँ भाई आर यू अवेलेबल टू कम्युनिकेट। नेक्स्ट पर्सन क्या करता है, मुझे एक्नॉलेजमेंट देता है यस।
सिंक फिर वो दोबारा मुझे पूछता है आर यू ऑल्सो अवेलेबल टू कम्युनिकेट। तो क्या हुआ, अब मैंने अगले बंदे से पूछा कि भाई क्या आप अवेलेबल हैं, आप क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगला बंदा कहता है यस मैं अवेलेबल हूँ, क्या आप अवेलेबल हैं। मैंने उसको कहा यस आई एम अवेलेबल, एक्नॉलेजमेंट दे दी और हमारा जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा जो 3 वे हैंडशेक है ये काम करता है। मैं अभी के लिए इसको छोटा कर रहा हूँ। देन है गारंटी डिलीवरी। गारंटी डिलीवरी में क्या होता है कि जो मेरा पैकेट सेंड होगा ये मुझे इस चीज़ की गारंटी है या श्योरिटी है कि वो डिलीवर ही डिलीवर होगा। अगर डिलीवर नहीं होता तो मुझे वो एरर दे देगा कि आपका पैकेट सेंड नहीं हुआ। इट इज़ जस्ट लाइक योर व्हाट्सअप मैसेज। जब आप व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं तो आपको पता होता है कि आपका मैसेज जो है डिलीवर होता है तो आपको डबल टिक लग जाता है, और जब डिलीवर नहीं होता तो वो आपको एरर शो करवा देता है। देन कम परफॉर्म एरर चेकिंग। एरर चेकिंग परफॉर्म क्या करता है कि अगर कोई कम्युनिकेशन में एरर आ जाता है तो उसको रिपोर्ट कर देता है कि आपके सिस्टम में एरर है। ठीक है, इसके अलावा पैकेट का ऑर्डर मेंटेन रखता है। लेट्स से आपका एक लार्जर पैकेट था और इसके 100 पैकेट बने, तो 1 से लेके 100 तक जितने भी होंगे 1 2 3 है सो ऑन 100, उनके नंबर को मेंटेन रखेगा। ठीक है, जैसे जैसे वो जाएंगे, जैसे जैसे वो नेटवर्क पे ट्रेवल करेंगे ये उसको मेंटेन रखेगा। ठीक है, ये स्लोअर है बट रिलायबल है। ये था हमारे पास टीसीपी। अब ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, आपकी वेबसाइट कम्युनिकेशन में, ईमेल्स में, फाइल ट्रांसफ़र में, एसएसएच में एंड बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास टीसीपी यूज़ होता है। ये 3 वे हैंडशेक वही आपके पास आ गया। ठीक है, एंड इसके बाद एक और चीज़ है हमारे पास कि अटैकर अब कैसे अब यूज़ करते हैं, सिंक फ्लड अटैक। सिंक फ्लड में क्या होता है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट आपकी पोर्ट पे सेंड कर दी। लेट्स से 100 पोर्ट्स, आपकी 100 पोर्ट्स पे मैंने डायरेक्ट रिक्वेस्ट सेंड कर दी 100 कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन मैंने उस कनेक्शन को कभी कंप्लीट किया ही नहीं। ठीक है, मैंने जस्ट आपको पूछ तो लिया कि आप अवेलेबल हो, आपने मुझे रिस्पॉन्ड भी कर दिया, लेकिन मैंने आगे से कनेक्शन बनाया ही नहीं। इसके बाद सेशन हाईजैकिंग आती है। सेशन हाईजैकिंग में क्या होता है कि एक प्रॉपर जो कनेक्शन एस्टेब्लिश था, मैं उस कनेक्शन के अंदर घुस गया या उस कनेक्शन का डाटा मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। तो ये एडवांस चीज़ें हम इनको आगे जाके पढ़ रहे होंगे। देन है हमारे पास दूसरा प्रोटोकॉल डेट इज कॉल्ड यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल या यूटीपी। तो यूटीपी क्या है, यूटीपी इज अ कनेक्शन लेस एंड फास्टर प्रोटोकॉल। कनेक्शन लेस में क्या है कि मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी कनेक्शन ओरिएंटेड की, कि आपका कनेक्शन ओरिएंटेड क्या होता है कि आपके दो सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन से पहले एक कनेक्शन बना लेता है। लेट्स से मैं आपको यहाँ पे इसकी डायग्राम शो करवा दूँ, एक ये सिस्टम है एक ये सिस्टम है। तो वो क्या कर रहा था, पहले कनेक्शन बना रहा था, लेकिन ये नहीं ऐसा करता। ये क्या करता है कि ये मेरा सिस्टम, ये अगला सिस्टम, यहाँ पे अब बेशक 5 रास्ते हैं, 10 रास्ते हैं, 50 रास्ते हैं, ये मैक्सिमम को यूज़ करेगा और आपके 100 पैकेट्स जो हैं उनको डिफरेंट रास्तों से डिलीवर कर देगा। ये काम करता है आपका यूटीपी। इसमें हैंडशेक नहीं होता, डिलीवरी की गारंटी नहीं होती, एरर चेकिंग बहुत कम होती है, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत फास्टर होती है। ये यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, आपकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में यूज़ होता है, गेमिंग में यूज़ और होता है, वॉइस ओवर आईपी में यूज़ होता है एंड डीएनएस की क्यूरीज में यूज़ होता है। ठीक है, एंड यूटीपी के साथ भी हम फ्लड अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन रिफ्लेक्शन की आगे जाके हम इसको देख रहे होंगे। जस्ट एक इंस्टेंस। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल जो आपको याद होनी चाहिए या आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, अगर हम उनकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास पोर्ट 20 एंड 21 यूज फॉर एफटीपी कॉल्ड फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड फाइल ट्रांसफ़र के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होती हैं। देन है हमारे पास पोर्ट 22 एसएसएच। एसएसएच स्टैंड फॉर सिक्योर शेल। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जब हम किसी सिस्टम में किसी सर्वर में रिमोटली लॉगिन करना चाहते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे बैठा एक रिमोट लोकेशन पे, लाहौर लोकेशन पे, यूएसए लोकेशन पे किसी सिस्टम में एंटर करना चाह रहा हूँ, मैं एसएसएच को यूज़ करूँगा। टेलनेट क्या है, टेलनेट भी सेम एसएसएच की तरह है लेकिन ओल्डर वर्जन है मेरा। ठीक है, मेरा ओल्डर वर्जन है तो टेलनेट ये भी इनसिक्योर होता है लेकिन रिमोट एक्सेस के लिए यूज़ होता है। 25 एसएमटीपी ये ईमेज को सेंड करने के लिए यूज़ होता है। 53 मेरा डीएनएस के लिए यूज़ होता है। हमने डीएनएस की लास्ट टाइम बात की थी, ये किस लिए यूज़ होता है आपका, डीएनएस स्टैंड फॉर डोमेन नेम सर्वर, जो आपके आईपी को डोमेन में चेंज करता है। सॉरी, आपकी जो डोमेन होती है लाइक google.com, facebook.com और यू कैन से के इट इज़ youtube.com, एनीवन, उसको ये चेंज कर देता है आपके आईपी में, जो आईपी आपका इंटरनेट पे ट्रैवल करता है। 67 एंड 68 यूज फॉर डीएचसीपी,
डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये सारी प्रोटोकॉल्स की आगे डिटेल मैंने मेंशन की हुई है, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूंगा, तो आपने ये सारे प्रोटोकॉल जो हैं इनको याद कर लो। उसकी थोड़ी डिटेल में जाते हैं कि जो हम प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे थे उनकी थोड़ी डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, यूजिंग पोर्ट 53। ये आपके पोर्ट 53 को यूज़ करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करता है, लाइक google.com facebook.com को उनके रिस्पेक्टिव आईपी में चेंज करता है, ठीक है। और आप इसकी वर्किंग कैसे चेक कर सकते हो, आपने सीएमडी में जाना है, आपने टाइप करना है ns lookup। ns lookup के आगे आपने डोमेन का नेम दे देना है, जो भी आपकी डोमेन है .com, तो ये आपको उसका आईपी एड्रेस जो है वो निकाल के दे देगा। अब जैसा आप google.com आप उसको रिक्वेस्ट करते हो, वो रिजॉल्वर के पास जाता है, डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाता है कि भाई गूगल यूज़र ने ये रिक्वेस्ट की है, आप मुझे इसका आईपी दे दो। तो रिजॉल्वर जो है अपनी कैशे चेक करता है, कैश मेमोरी को चेक करता है, अगर उसने पहले से वो कन्वर्ट किया हुआ है तो वहाँ से आईपी निकाल देता है, अगर नहीं मिलता तो वो डीएनएस सर्वर के पास जाता है जो बैकएंड पे हमारे काम कर रहा होता है, वहाँ से फिर आईपी रिटर्न आता है और आप वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाते हो। डीएनएस रिकॉर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं, लाइक ए रिकॉर्ड जो आपका IPv4 एड्रेस होता है, 4A रिकॉर्ड, ठीक है, या क्वाड ए रिकॉर्ड। वाली बात काइंडली रिपीट कीजिएगा, डीएनएस की वर्किंग की जो आपने अभी अभी की एक्सप्लेन। ओके, डीएनएस प्रोसेस की बात करें। जी सर। अच्छा देखिए, डीएनएस में क्या होता है, हमारी जो जितनी भी डोमेन्स होती हैं लाइक google.com और facebook.com, इनको आईपी में चेंज किया जाता है। आईपी में चेंज कैसे करते हैं, अब आप टाइप करते हैं google.com, जो हमारे रिक्वेस्ट है वो जाती है डीएनएस रिजॉल्वर के पास। डीएनएस रिजॉल्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है कि भाई मुझे इस वेबसाइट का आईपी दे दो। अगर आपने पहले भी उसको कन्वर्ट किया है, पहले भी आपने उसको रिक्वेस्ट किया है, तो उसके पास आईपी पहले से मौजूद होगा अपनी कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कुछ देर के लिए हमारे डाटा को स्टोर करती है। अगर उसके पास है तो वो यहाँ से आईपी निकाल के दे देगा। अगर यहाँ पे उसके पास आईपी नहीं है तो वो जाएगा डीएनएस सर्वर के पास। पहले है रिजॉल्वर जो उसको चेंज कर रहा है, वहाँ से उसको आईपी नहीं मिला, अब वो जाएगा डीएनएस सर्वर के पास, यहाँ से उसको आईपी मस्ट मिल जाता है। मैं यहाँ टाइप करता हूँ ns lookup एंड google.com। तो क्या देखो, मेरे पास मैंने google.com को पहले भी एक्सेस किया था तो मेरे पास इसका आईपी मौजूद था, उसने मुझे फट से इसका आईपी निकाल के दे दिया 142.250.202.174 जो है मेरे गूगल आईपी, जो मेरे पास गूगल सर्वर है, मेरे करीब तरीन जो गूगल सर्वर जहाँ से मैं एक्सेस कर रहा हूँ गूगल को, उसका आईपी निकाल के दे दिया, ठीक है। एंड ये जो ऊपर वाला है ये IPv6 का एड्रेस भी उसने मुझे निकाल के दे दिया। तो ये दो चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं इंशाल्लाह सिमेंटिक्स को। तो अब इसके रिकॉर्ड की टाइप की बात कर रहे थे। ए रिकॉर्ड IPv4 को रिप्रेजेंट करता है, क्वाड ए रिकॉर्ड जो है ये IPv6 को रिप्रेजेंट करता है, MX जो है ये हमारे मेल सर्वर को रिप्रेजेंट करता है, और जो C नेम है ये मेरे पास एलियस रिकॉर्ड होता है या ट्रू नेम जो होता है रिकॉर्ड उसमें आता है, ठीक है। TXT जो होती है मेरी वेरिफिकेशन होती है, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन होती है कि मैंने किसके पास इसको स्टोर किया हुआ है या मेरा कौन सी वेरिफिकेशन सिक्योरिटी मेजर इस पे लगे हुए हैं। अब जो सिक्योरिटी रिस्क है ये मैं किसी भी प्रोटोकॉल के अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसको हम सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में ही देखेंगे, तो इसको हम रेस कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा है हमारे पास DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब DHCP क्यों यूज़ होता है, लेट्स से कि मेरे एक नेटवर्क में 100 सिस्टम्स हैं, 100 PC हैं, तो मैं सबका सेपरेट जाके आईपी एड्रेस कन्फिगर नहीं करूँगा। 100 हैं या 1000 भी हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, तो मैं सबको अलग अलग से आईपी एड्रेस नहीं दूंगा। आप इसकी इजी एग्जांपल इस तरह समझे कि आप घर के वाईफाई के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो उसका आईपी आप खुद से कन्फिगर नहीं करते, आपको ऑटोमेटिकली आईपी की सारी कन्फिग्रेशन जो है वो मिल जाती हैं। तो आपको आईपी देने वाला काम कौन करता है, जो आपको आईपी दे रहा होता है बेसिकली वो काम करता है आपका डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल या आपका DHCP, ठीक है। तो DHCP का यही काम है। अगर DHCP ना हो तो हर डिवाइस के में मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करनी पड़ेगी। DHCP आपको क्या क्या साइन करता है, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क,
डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड डीएनएस सर्वर। आईपी एड्रेस का तो आपको पता है, IPv4 और IPv6। सबनेट मास्क ये हमें नेटवर्क का बताता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे ये हमें राउटर का आईपी देता है जहाँ से हमारी सारी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होंगी। एंड डीएनएस सर्वर जो भी हम ऊपर बात करके हैं हमारे डीएनएस सर्वर की। अब जो डीएचसीपी प्रोसेस है ये काम कैसे करता है, इसकी एक एप्लीकेशन है डोरा। डोरा में क्या होता है, पहले डिस्कवर क्लाइंट सर्च करता है। जब आप एक नेटवर्क में आते हो, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक वाईफाई चल रहा था, वाईफाई सिग्नल बना लेते हैं ये वाला, ठीक है, एक डिवाइस पे वाईफाई चल रहा था, आपका मोबाइल इस नेटवर्क में आया। अब आप सर्च करोगे कि यार मुझे एक डीएचसीपी सर्वर चाहिए, डीएचसीपी सर्वर जिससे मैं आईपी ले सकूं। क्लाइंट ने डिस्कवर किया डीएचसीपी सर्वर की रेंज में आप आ गए। अब डीएचसीपी आपको एक आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑफर करेगा, भाई मेरे पास ये आईपी अवेलेबल है, आपने लेना है। आपने कर दिया, वो ऑफर कर रहा है। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कि ऑफर्ड एड्रेस जो आपने मुझे ऑफर किया मुझे एक्सेप्टेड है, आप मुझे दे दो। एंड एक्नॉलेजमेंट, सर्वर कहता है ठीक है तुम्हें एक्सेप्टेड है, जाओ तुम्हें दिया। तो डोरा रिक्वेस्ट हमारे पास जो है ये इस तरह काम करती है। जो क्लाइंट है वो सर्च करता है डीएचसीपी सर्वर को, डीएचसीपी सर्वर आपको आईपी ऑफर करता है, क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करता है एंड जो सर्वर है वो उसको असाइन कर देता है। ये 4 स्टेप में होता है, ठीक है। अगेन सिक्योरिटी रिस्क, तो इसको भी उड़ा देते हैं अभी के लिए। अब हम बात करते हैं HTTP एंड HTTPS की, जो हमने पीछे छोड़ के आए हैं उसकी हम बात करते हैं। HTTP एंड HTTPS क्या है हमारे पास। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र वेब पेजेस। जितनी आपको वेबसाइट नज़र आती हैं, आप जो गूगल पे जाके किसी भी डोमेन का नाम टाइप करते हो आपको वेबसाइट मिल जाती है, जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है इट इज़ ऑन HTTP एंड HTTPS। HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो वेब की लैंग्वेज है, ठीक है, ये ट्रांसफ़र करती है आपके वेब कंटेंट को। एंड दूसरी है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। अब HTTP में क्या होता है, जिस तरह आपको ये सामने हर चीज़ लिखी नज़र आ रही है ना, आपका सारा डाटा इवन पासवर्ड भी इसी फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे हमें सिक्योरिटी रिस्क ये होता है कि अगर रास्ते में हमारा पासवर्ड या ट्रैफिक को पकड़ा गई, कोई भी ट्रैफिक पकड़ी गई तो हैकर सारी ट्रैफिक को रीड कर लेगा, ठीक है। क्रेडेंशियल्स कैन बी स्टोलन, और पोर्ट 80 पे काम करती है जो ऊपर से हम बात करते आ रहे हैं। आगे है HTTPS, ये सिक्योर वर्जन है HTTP का, इसमें इनक्रिप्टेड होती है। इनक्रिप्टेड मतलब लॉक्ड, तो कोई भी हमारी ट्रैफिक को अगर पकड़ भी ले, स्निफ कर भी ले, तो फिर भी वो एक लंबी हैश होती है या इनक्रिप्टेड लॉक ट्रैफिक होती है, उसका कुछ कर नहीं सकता। इट इज़ इन 443 पोर्ट, ठीक है। देन 2 प्रोटोकॉल और आ जाते हैं आपके, FTP एंड SFTP। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिस पे हमारे सिस्टम में फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। मैंने एक फाइल किसी और को सेंड करनी है, आई विल बी यूजिंग FTP ओवर इंटरनेट, ठीक है। दूसरा है SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इनके हैं 2 वेरिएंट्स। जो सिंपल वाला है वो हमारे पास नॉर्मली प्लेन टेक्स्ट में या अनसिक्योर फॉर्म में हमारे पास चीज़ों को डिलीवर करता है। जो सिक्योर वाला है वो चीज़ों को इनक्रिप्टेड या लॉक्ड फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है, तो हमारी सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ये चीज़ें हैं, ये 2021 पे चलता है और ये 2022 पे सॉरी चलती है, ठीक है। देन है SSH, सिक्योर शेल। ये क्या करता है, ये आपको सिक्योर रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है किसी भी सिस्टम की। लेट्स से मैं यहाँ पे बैठा हूँ इन पाकिस्तान PK, किसी USA के सिस्टम की मुझे रिमोट एक्सेस चाहिए, आई विल बी यूजिंग SSH एट द रेट ऑफ उसका IP, ठीक है। तो मुझे क्या दे देगा, इसकी रिमोट एक्सेस मिल जाएगी। रिमोट एक्सेस आपकी टर्मिनल एक्सेस होती है, ठीक है, जो आपको भी मैंने टर्मिनल दिखाया ना, वो इस तरह कमांड लाइन में मिलती है। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करते हैं, क्लाउड इंजीनियर यूज़ करते हैं, SOC एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर। इनक्रिप्शन होती है, सिक्योर कमांड एग्जीक्यूशन के जो भी आप कमांड सेंड करते हो, डिलीवर करते हो, वो सिक्योर होती है। एंड रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड ये हो गया। इसके अलावा फिर टेलनेट है, SSH का पुराना वर्जन, सेम मेथड है, इससे भी रिमोट एक्सेस मिलती है लेकिन वो सिक्योर नहीं होती। जितना भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होगा वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में हो रहा होगा। पोर्ट 23 पे काम करती है, ठीक है। इसके अलावा SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड IMAP, ये भी मेरे पास तीनों जो यूज़ होते हैं ये मेल्स के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। SMTP मेल को सेंड करने के लिए, POP3 मेल को लोकली डाउनलोड करने के लिए, IMAP जो है ये
डिफरेंट डिवाइसेस में मेल को सिंक करने के लिए यूज़ होता है। जस्ट यू कैन से कि गूगल अकाउंट आपके मोबाइल पे भी था, आपके लैपटॉप पे भी था एंड आपके कंप्यूटर पे भी था। तो तीनों में जो मेल स्टेटस है, आपने देखा कि अगर एक मेल आती है तो तीनों पे सेम टाइम पे आती है। इट इज़ यूजिंग IMAP प्रोटोकॉल 143। ठीक है। इसके बाद SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल, ये किस लिए यूज़ होता है? आपके नेटवर्क में फाइल शेयरिंग के लिए, प्रिंटर शेयरिंग के लिए एंड विंडो का नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ होता है। पोर्ट 445 पे यूज़ होता है, 445 पे। ठीक है। एंड मेजर अटैक, अब इसके जब हम अटैक फेज पे आएंगे नेक्स्ट क्लास में हम इसके अटैक पढ़े होंगे तो तब हम इसको बात करेंगे इंशाल्लाह। देन है RDP। अब RDP का आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। जिस तरह हम SSH ले रहे थे ना, SSH में हमें रिमोट एक्सेस मिल रही थी लेकिन कमांड लाइन की मिल रही थी, CLI मिल रही थी। ठीक है, उसमें हमें कमांड के साथ सारा काम करना पड़ा था। RDP से क्या होता है, हम विंडो सिस्टम की ग्राफिकल एक्सेस ले लेते हैं। अगर मेरे सिस्टम की किसी ने RDP ले ली, RDP एक्सेस ले ली, तो मेरे पूरे सिस्टम पे जो कुछ हो रहा है वो उसको मोनिटर भी कर सकता है और वहाँ पे कोई भी एक्शन वो परफॉर्म भी कर सकता है। ठीक है, ये था। इसके अलावा SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल किस लिए यूज़ होता है? आपकी जितनी भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उन सबको, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। NTP, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये किस लिए यूज़ होता है? आपके जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस हैं उनमें टाइम को सिंक करने के लिए कि टाइम सेम रहे। फिर जब अटैक होता है उसके लॉग बनते हैं तो उनमें टाइम का इशू नहीं आता। बट थ्रेड्स, ठीक है। साइबर थ्रेट एक मज़े का टॉपिक है। साइबर थ्रेट इज एन एक्टिविटी कैपेबल ऑफ डैमेजिंग सिस्टम, स्टीलिंग डाटा, डिसरप्टिंग सर्विस और गेनिंग अनऑथराइज एक्सेस। अब साइबर थ्रेट होता क्या है? कोई भी मलिशियस एक्टिविटी जो इस कैपेबल है या इस काबिल है कि वो आपके सिस्टम को डैमेज करे, आपके डाटा को स्टील करे, सिस्टम को डिसरप्ट करे, सर्विसेज को, ठीक है, या आपके सिस्टम की अनऑथराइज एक्सेस तक ले ले। ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूडेड आती हैं। ठीक है, हमें एक का ही पता है, हैकर्स, कि जो हैकर्स होते हैं सिर्फ वो ऐसा करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी इसकी कैटेगरीज होती हैं जिनसे ऐसा होता है। थ्रेट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम, अब थ्रेट आ कहाँ से सकते हैं? हैकर से आ सकते हैं, पहली कैटेगरी तो जो हम सारे गेस करते हैं, ठीक है। दूसरे हैं नेशन स्टेट। नेशन स्टेट में क्या आते हैं? नेशनल लेवल हैकर, पाकिस्तानी लेवल हैकर इंडिया के लिए थ्रेट है। इनसाइडर्स, जो आपकी कंपनी के अंदर रह के काम करते हैं, ठीक है, आपकी कंपनी के अंदर रह के ऑपरेट करते हैं, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं, आपके डाटा को सेल तक कर देते हैं, इनसाइडर्स। देन साइबर क्रिमिनल ग्रुप। साइबर क्रिमिनल ग्रुप में कौन लोग आते हैं? जो ग्रुप बने होते हैं डिफरेंट हैकर्स के, जो लोगों को तंग करते हैं, पैसे लेते हैं, दिस एंड दैट मैनी थिंग्स। मालवेयर्स, मालवेयर्स आर टाइप ऑफ वायरसेस, या आप कह सकते हो कि ऐसे प्रोग्राम्स जो आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं, एक्सेस ले लेते हैं सिस्टम की, या बहुत सारी चीज़ें। ऑटोमेटेड बोर्ड्स, बोर्ड्स क्या होते हैं कि जो आप लेट्स से कि AI यूजिंग कंप्यूटर बने होते हैं, उनको कुछ कमांड दी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये भी सिस्टम सर्विसेज को डैमेज करते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट वन इज मालवेयर। मालवेयर क्या है? मालवेयर मीन मलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म कंप्यूटर, आपके सिस्टम को हार्म करने के लिए, हार्म में डाटा डैमेज, फॉर्मेट सी, विंडो डिलीट, आपके सिस्टम के हार्डवेयर को डैमेज करना, ये सारा कुछ मालवेयर में आता है। इसकी टाइप्स होती हैं बहुत सारी, लाइक वायरसेस होते हैं, लाइक ह्यूमन वायरस, ये आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं। आप कोई भी USB लगाओगे या उसमें खुद को डुप्लीकेट कर लेगा, कोई फाइल कॉपी करेगा, करोगे तो उसके साथ खुद को कॉपी करके दूसरे डिवाइस में चला जाएगा। वॉर्म, वॉर्म क्या होते हैं? ये आपके सिस्टम में या आपके नेटवर्क में खुद ब खुद रेप्लिकेट हो जाते हैं। मेरे सिस्टम में वॉर्म आया, मैं जिस नेटवर्क में कनेक्टेड था उसमें जितनी भी डिवाइसेज है वो ऑटोमेटिकली सब में रेप्लिकेट हो जाएगा या डुप्लीकेट हो जाएगा। देन है ट्रोजन, ये खुद को शो करवाते हैं कि आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, आपका कोई भी प्रोग्राम है या आपकी गेम है वो इनके बगैर, इस फाइल के बगैर चल ही नहीं सकती, लेकिन एक्चुअल में ये मालवेयर होते हैं। ठीक है, आपके सिस्टम की रिमोट एक्सेस तक किसी दूसरे को दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास देन है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होते हैं? ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये ऐसे मालवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को क्या करते हैं? लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद आपसे पैसे चार्ज करते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं। इट कैन बी इन बिटकॉइन, इट कैन बी इन यू कैन से USD डॉलर, एनीवन। ठीक है, इसके बाद है स्पाईवेयर, जो आपके सिस्टम एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए यूज़ होते हैं। देन होती है रूट किट, जो आपके सिस्टम की एडमिन लेवल एक्सेस लेने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, मैंने अभी आपको ओवरव्यू दे दिया, नीचे डिटेल है, इसको आप लोग पढ़ लेना।
मैं फाइल ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ओवरव्यू दे दी है, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। स्पाईवेयर, रूट, अगर किसी चीज़ की ना समझ लगे तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अच्छा, अब ये नई चीज़ है हमारे पास, फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, फिशिंग में हम फेक कम्युनिकेशन के साथ, फेक लिंक के साथ, फेक वेबसाइट को यूज़ करते हुए डाटा को स्टील करते हैं, यूज़र से लॉगिन पासवर्ड क्रेडेंशियल लेते हैं। उसमें हम इंस्टाग्राम का लॉगिन पासवर्ड ले रहे हो, फेसबुक का ले रहे हो, या किसी भी सर्विस का ले रहे हो, किसी भी लॉगिन पोर्टल का ले रहे हो, तो वो आपके पास फिशिंग में आते हैं, ठीक है। इसमें हमारा टारगेट क्या होता है, पासवर्ड लेना, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कोड, ये सारा कुछ हम फिशिंग में लेते हैं। मैंने एक लिंक बनाया, मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया, आपने लिंक पे क्लिक किया, उसने आपसे यूज़र ने पासवर्ड पूछा, आपने जो भी यूज़र ने पासवर्ड वहाँ पे एंटर किया वो मेरे पास शो हो जाएगा। ये फिशिंग का एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। ईमेल फिशिंग, ईमेल फिशिंग में क्या होता है कि हम ईमेल्स के जरिए फिशिंग परफॉर्म करते हैं, ईमेल्स के जरिए लिंक सेंड करते हैं, एपीके सेंड करते हैं मल्टीपल। स्पेयर फिशिंग में क्या होता है कि हम अपना टारगेट करते हैं, आपके लेट्स से कि मेरा अगर एचओडी मेरा टारगेट है, मेरी कंपनी का बॉस मेरा टारगेट है, कुछ भी। वेलिंग में हमारे टारगेट होते हैं बड़े, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओज, ये वाले। स्मिशिंग में हम फिशिंग करते हैं यूजिंग द एसएमएस, जो ओल्ड टेक्निक है। इट कैन बी व्हाट्सएप मैसेज, इट कैन बी लोकल मैसेज। विशिंग में हम वॉइस कॉल पे फिशिंग करते हैं, ठीक है। आपको कॉल्स आती हैं, आपको कोई कहानी सुनाते हैं, कोई बात सुनाते हैं, कुछ बताते हैं, और उसके थ्रू आप उनको कोई ना कोई अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन दे देते हो, या लीगल इन्फॉर्मेशन, कुछ भी। देन कम सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग क्या है, ये वो टेक्निक है जिसमें हम अटैक करते हैं ऑन ह्यूमंस। हम ह्यूमंस की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उनको मैनिपुलेट करके। लेट्स से मुझे पता था यार ये बंदा जो है ये मेरे लिंक पे क्लिक नहीं करेगा, ठीक है। मैंने आपको कॉल की कि भाई मैं माइक्रोसॉफ्ट से आपके सिस्टम रिलेटेड बात कर रहा हूँ, आपके सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मिसिंग है, तो आप ऐसा करें कि आप मुझे अपने सिस्टम की आरडीपी एक्सेस दें ताकि मैं आपके सिस्टम में कुछ चीज़ें फिक्स कर दूँ। आपको लगा कि भाई ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कॉल आ रही है, इसको एक्सेस दे देता हूँ, आपने एक्सेस दी और मैंने आपको सिस्टम हैक कर लिया। तो काफ़ी कुछ आता है इसमें, ठीक है। इसको हम आगे जाके, ये पूरा टॉपिक है सोशल इंजीनियरिंग का, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डॉस एंड डीडॉस अटैक। अब डॉस एंड डीडॉस अटैक में क्या होता है, यहाँ पे तो एक ही मेंशन है डीडॉस, इसका एक पहला वर्जन होता है डॉस, ठीक है। डॉस में क्या होता है, डॉस स्टैंड फॉर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है कि हम इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसी सर्वर पे कि वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आता है 10th क्लास का, फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का, जब सारे बच्चे एक साथ पोर्टल को एक्सेस करते हैं तो क्या होता है, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती और वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डीडॉस अटैक। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों कहते हैं, जब मल्टीपल लोग अटैक कर रहे हो तो इट इज़ डीडॉस, जब एक बंदा अटैक कर रहा हो तो इट इज़ डॉस। सिंपली सर्विस क्रैश कर देना, ये वो सारा कुछ। एम आई टी एम। एम आई टी एम में क्या होता है कि दो बंदे आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, आप उनके दरमियान बैठ के उनकी सारी कम्युनिकेशन सुन रहे हो, उसको चेंज कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, या वहाँ से आप उनके यूज़र ने पासवर्ड निकाल रहे हो, इट इज़ एम आई टी एम, ठीक है। एम आई टी एम। इसके बाद आ जाते हैं आपके पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक्स में क्या होता है कि हम जो पासवर्ड लेवल अटैक करते हैं, पासवर्ड गेस करना, कम्बिनेशन ट्राई करना डिफरेंट। लाइक ब्रूट फोर्स में क्या होता है, मुझे पता चला यार इस बंदे का जो पासवर्ड है ना वो 0 से लेके 9 की रेंज में कोई भी है, 4 डिजिट पासवर्ड है। मैंने पहले 000 ट्राई किया, फिर 001 ट्राई किया, 00002 ट्राई किया, इस तरह सारे कम्बिनेशन अंटिल 9999 तक ट्राई किया। इट इज़ ब्रूट फोर्स। डिक्शनरी अटैक में क्या होता है कि कॉमन पासवर्ड लिस्ट यूज़ करना, ठीक है। क्रेडेंशियल स्टफिंग में क्या होता है कि लीक पासवर्ड, जो प्रीवियस आपका डाटा ब्रीच हुआ है उसमें से जो पासवर्ड निकले हैं वो मैंने उसमें यूज़ करने हैं। देन है इनसाइडर थ्रेड। अब इनसाइडर थ्रेड में क्या होते हैं कि जो आप कंपनी के अंदर रह के आपके सिस्टम को डैमेज करते हैं, आपका डाटा चोरी करते हैं, बाइट सेल करते हैं, अनऑथराइज एक्सेस लेते हैं, वो सारे हमारे पास इनसाइडर थ्रेड में काउंट होते हैं। देन हमारे पास है ज़ीरो डे अटैक। ज़ीरो डे अटैक में क्या होता है, ऐसे अटैक जो आपको पहले से पता नहीं होते, ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है जिनका आपको पहले से आइडिया नहीं होता। एपीटी। अब एपीटी क्या होता है, एपीटी हमारे पास मोस्ट एडवांस तरीका है मालवेयर्स का। मोस्ट एडवांस मालवेयर्स हैं, ये क्या होता है कि आपके सिस्टम में आते हैं एज ए एक्सटर्नल एजेंट, आते हैं आपके सिस्टम में, आए कि बाहर का एक सॉफ्टवेयर आया, वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आया, पहले तो उसने कुछ नहीं किया, लाइक वो डिटेक्ट नहीं हुआ, वो बिल्कुल ही नया था,
ठीक है, वो सिस्टम में आया, आके उसने अपना जो है आहिस्ता आहिस्ता अपना काम स्टार्ट किया, फाइल्स को डैमेज करना शुरू किया, आपके एडमिन एक्सेस ले ली। एंड इनको यूज़ किया जाता है बहुत लार्ज स्केल पे अटैक करने के लिए। ये आपके सिस्टम में 6 महीने सालों तक आपके सिस्टम में स्टे कर सकते हैं। ठीक है, एपीटीज। एंड बोटनेट क्या होते हैं? बोटनेट आर द नेटवर्क डिवाइसेस दैट आर अफेक्टेड। हैकर जिस डिवाइस को अफेक्ट कर लेता है फिर उसको अपने कंट्रोल में कर लेता है, हम उसको ज़ॉम्बी कहते हैं या बोटनेट कहते हैं। ठीक है, बोटनेट भी कहते हैं और दूसरा तरीका है हमारे पास इसको ज़ॉम्बी। तो अब लेट से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये मेरा कंट्रोलर डिवाइस है जिससे मैं सबको कंट्रोल कर रहा हूँ, और एक ये सिस्टम मैंने अफेक्ट किया हुआ है, एक ये सिस्टम अफेक्ट किया हुआ है, एक यहाँ पे सिस्टम है, 1000 सिस्टम मैंने अफेक्ट किए हुए हैं। अब इनको यूज़ करके मैं आगे यूट्यूब पे अटैक करता हूँ। तो ये आ जाती है आपके पास एग्जांपल डीडॉस अटैक की, और डीडॉस इज परफॉर्म्ड यूजिंग पोर्टनेट्स। तो ये होते हैं मेरे पास पोर्टनेट। ठीक है, आज का लेक्चर बस यही था। होप सो कुछ तो समझ लगी होगी।